जय हिंद दोस्तों। थंबनेल आपने देख लिया होगा। थंबनेल मैंने जानबूझकर ये रखा क्योंकि असलियत में बहुत सारी जगह पर एक ओपिनियन सा डेवलप हो रहा है, ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए, हमें हमला कर देना चाहिए, हमें कुछ बोलना चाहिए टाइप में। लेकिन दोस्तों, असलियत में जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा होता है उसे आपसे, हमसे, हम सब से कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, कहीं ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, सोच समझने का तरीका होता है, एक थिंक टैंक होता है, सब चीज़ें। अब ऐसी सिचुएशन में जब थिंक टैंक्स का एक लंबा चौड़ा हजूम बिठा रखा होता है, एक लंबे चौड़े नंबर ऑफ ऑफिसर्स बिठा रखे होते हैं, तो ऐसे में हमेशा एक दबाव बना रहता है किसी के भी ऊपर कि भाई असलियत में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से हैं और क्या आगे करना चाहिए। अब ऐसे में इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जब डिस्कशन होती रहती होंगी तो कहीं ना कहीं टेंशन्स ये भी हैं कि सामने चुनौतियां कौन सी हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो मेरे सामने कमेंट्स आते हैं, बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या कर रही है, ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों के लिए मैंने एक बेसिक पार्ट में बनाया कि असलियत में मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता क्या है, ये क्या होनी चाहिए, क्या दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करें, लेकिन उससे सबसे पहले इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों आप लोगों को, आप में से कोई या आपके जानकार आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता है या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो नया एग्ज़ाम आया है CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्लासेस हमारे नए चैनल या दूसरे चैनल स्टडी टेबल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप इन कोर्सेज को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, हमारे प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 10 तारीख से कंसेप्टर बैच लॉन्च हो रहा है और 16 अप्रैल से हमारा CUCET के लिए एक टारगेटेड बैच लॉन्च हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके इन बैचेस में जुड़िए, कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन, हमारे स्टाफ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, टॉपिक है, इसे अंदाज़ा लगाइए, आप मोदी जी की जगह बैठे होंगे तो सबसे पहली आपके सामने प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये होगी इस टाइम पर, अगर आपको दिखाई दे तो बहुत ही लिमिटेड वर्जन में अगर देखा जाए, बहुत छोटे पोर्शन में, तो देखिए वो असलियत में कंट्री के लीडर हैं और एक फोर फ्रंट लीडर हैं। यानी सारे के सारे देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे में जो इस समय पर जो क्या नाम है मुसीबत का समय होता है, उस मुसीबत के समय में जो लीडर है उसको, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तूफान के समय में, प्रलय के समय में पहले से उसका अंदाज़ा लगाए और पहले से तैयारी करके रखे कि अगर प्रलय में ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है इसी लीडरशिप का कि भाई असलियत में जैसे ही सिचुएशन आए, जैसे ही यहाँ पर सिचुएशन आए, उसका दूसरा सबसे मेन तरीका ये ऐसे देखा जाता है कि भाई असलियत में लीडरशिप जो है वो कितनी तैयारी करके रखे और तैयारी के बाद अपनी जो जनता है उसका कम से कम नुकसान हो ये इंश्योर करे। ना ही हो तो सबसे बढ़िया, लेकिन कम से कम नुकसान हो ये इंश्योर किया जाए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात, हमारे कंट्री की लीडरशिप जो इस टाइम पर मोदी जी के हाथ में आई वो 2014 में आई। देखिए, नॉर्मली आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 2004 से लेकर 2014 तक इंडिया के अंदर डिफेंस जो इक्विपमेंट्स, जो परचेजेस थे, उसको अगर देखा जाए तो वो लगभग लगभग ज़ीरो थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। यानी अगर आप देखें तो वो 10 साल जो हमारे को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना था, उस पर्टिकुलर 10 ईयर्स के अंदर
किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और यहाँ तक कि 2009 से लेकर 2014 तक अगर आप देखें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी पूरे तरीके से कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के चक्कर में फंस चुका था। और क्रॉनिक कैपिटलिज्म के चक्कर में फंस चुका था और इंडियन रिसोर्सेज की जो बंदर बाट थी वो खुले तौर पर दिखाई दे रही थी। अब इंडियन रिसोर्सेज की बंदर बाट अगर खुले तौर पर दिखाई दे रही थी तो कहीं ना कहीं ये भी आप सच मानकर समझिए, ये भी आप सोच कर चलिए कि कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर रहा था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम पर रुक रहा था। आज जितना मर्जी आप शोर मचा लीजिए, आज का जो लेवल है उस टाइम पर इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी NHRC जो है, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन जो भी इसकी फुल फॉर्म है, ये जो NHAI, सॉरी NHRC नहीं, नेक्स्ट वो NHAI जो है, ये NHAI रोज के पर डे के जितने किलोमीटर रोड बना रही है उसके डाटा को आप 2012 या 13 से कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा आज के दिन खासकर बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और जितनी तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो खुले तौर पर ये बता रहा है कि कहीं ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉसिबल अटैक इस टाइम पर एक प्रिडिक्ट किया जा रहा है चाइना या पाकिस्तान की तरफ से, वो आपको साफ बता रहा है कि भाई असलियत में यहाँ सिनारियो कुछ और है। तो अब यहाँ आप सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि एक तरफ आपको अपना डिफेंस जो है वो मजबूत करना है, दूसरी तरफ आपकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस किसी टाइम पर थी उन कंडीशंस से आपको बाहर निकल के आना है। प्रॉब्लम एक ये है कि दुनिया जो है वो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। इस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आगे आने वाले ज़माने में जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी आम आदमी जो काम कर रहा होता है उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और छोटे से बड़े सभी काम जो हैं वो मशीन्स करेंगी। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को बहुत एक छोटा विंडो पीरियड मिला है और वो विंडो पीरियड लगभग 15 साल के आसपास का है, इससे ज़्यादा का है भी नहीं। यानी हम ये मानकर चलें कि 2035 से लेकर 2040 के आसपास तक दुनिया का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो मशीनों से होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आदमी की जो यूटिलाइजेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये जो काम है ये अप्रॉक्सीमेट 2005 के आसपास से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 के आसपास तक आकर हम लोगों ने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया। यानी एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हाईली स्किल्ड लेबर हमारे देश को चाहिए, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधा टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने $400 बिलियन का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारी वर्क फोर्स को देखते हुए अभी भी ये बहुत कम है, क्योंकि यहाँ इसके कंपैरिजन में चाइना का जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो $3.8 ट्रिलियन है, जो इंडिया के कंपैरिजन के अंदर 9 से 10 गुना बड़ा है। यानी चाइना हमारे देश के पॉपुलेशन तो दोनों की सेम है, लेकिन चाइना हमारे कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर ये आपका मैक्सिमम है तो वो उसका एवरेज है। इसका मतलब ये कि हम उस लेवल तक, कम से कम उस मार्क तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये इतना प्रोडक्शन ना कर पाने के पीछे का एक बड़ा रीज़न ये कि हमारे देश में अभी भी
स्किल्ड लेबर उस लेवल पर मौजूद नहीं है जो कि इतने प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके। दूसरा, पॉलिसीज हमारे देश के अंदर किसी तरीके से बनाई नहीं गई जो कि आज भी हम उसे भुगत रहे हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पर ये, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर सबसे मेन बात यहाँ पर ये आ रही है दोस्तों, कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की अब शुरुआत हुई है। अगर तेजी से इसके अंदर हमने डेवलपमेंट्स नहीं करी तो आगे आने वाले टाइम में इंसान की यानी इंसानी लेबर की जगह जब मशीनें काम करना शुरू कर देंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो एक हद से ज़्यादा लेवल पर बढ़ेगा। और जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जाएगा, देश जो है वो क्राइसिस के अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा। नतीजा ये है कि हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते चले जाएंगे। एक तरफ हमारी कंट्री यहाँ पर जो डिफेंस के ऊपर मजबूरी के अंदर खर्च करना पड़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, और तीसरी तरफ क्राइसिस का जो डर है वो सता रहा है क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते मशीनों से काम ज़्यादा होता जाएगा और लोगों की ज़रूरतें कम होती चली जाएंगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड वॉर का खतरा जो है वो हमारे देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। वर्ल्ड वॉर एक ऐसा प्रोसेस हो या एक ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से आपको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह पर डिफेंस की तरफ मोड़ देने पड़ेंगे। और जैसे ही आपको अपने सारे रिसोर्सेज डिफेंस की तरफ मोड़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं यहीं पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारे का सारा पैसा डिफेंस पर खर्च होगा और उसका रिटर्न आम आदमी तक ना के बराबर पहुंचेगा। ऐसे में कंट्री जो है वो किस खड्डे में जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैन एंड मटेरियल का जो नुकसान होगा उसका अंदाज़ा या उसकी कैलकुलेशन भी नहीं लगाई जा सकती। मैन एंड मटेरियल का जो नुकसान होगा उसकी कैलकुलेशन भी नहीं की जा सकती। ये समझ लीजिए इसको, मैन एंड मटेरियल का जो नुकसान होगा उसकी कैलकुलेशन आप और मैं नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता अगर ये न्यूक्लियर वॉर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियर वॉर की फॉर्म में अगर ये सारा का सारा सिस्टम कन्वर्ट हो गया तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में कितना डिसास्ट्रस होगा कंट्री के लिए वो पता नहीं। हमारे शहर उजड़ेंगे, गांव तो भले ही बसे रहे, शहर उजड़ेंगे और शहर ही इकोनॉमी की ग्रोथ का इंजन होता है। तो अब आप सोच कर देखिए, ऐसे प्रलय जो आने की तैयारी में है या जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, उस प्रलय से बचाने के लिए हमारे कंट्री का जो लीडर है वो किस लेवल पर कहाँ तक सोच रहा होगा। क्या सीधा फेक जहां तक भाला जाए वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, या जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड द वॉर, इस युद्ध को जितना हो सके उसको टाला जाए। उस युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास हमारी भारत सरकार करती हुई नजर आ रही है। ना तो वो रशिया से इतनी ज़्यादा दुश्मनी मोल ले रही, ना अमेरिका को इतना ज़्यादा नाराज़ कर रही, ना ही चाइना से खुले तौर पर जंग का ऐलान कर रही। पाकिस्तान के मामले में भी जो भी इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है, उस पाकिस्तान के मामले में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशंस पाक इंडिया बहुत सोच समझ के कदम उठाते हुए दिखाई दे रहा है। सोच कर देखिए तो इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी अगर कोई चिंता है तो वो यही है कि किस तरीके से अपने देश को इन आने वाली समस्याओं से बचाया जाए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनल मैटर्स में है कि हमारे देश में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, सामाजिक जो मतभेद है वो बढ़ रहे हैं, सामाजिक टकराव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं इसको मानता हूँ कि ये तैयारी काफ़ी टाइम पहले से हो चुकी थी।
अगर आप देखें इस सरकार के बारे में तो कश्मीर इशू को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया गया, समझे, कश्मीर इशू को सॉल्व कर दिया गया ताकि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ समस्या ना आए। एक तरफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो और दूसरी तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो इशू है वो एक तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखते हो तो जिस हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया गया वो अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना ये है कि राम मंदिर के मुद्दे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट करवा के उसके अंदर टेम्पल बनाकर तैयार खड़ा कर दिया। नतीजा ये कि उसके बाद ये राम मंदिर खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात वो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर खड़ा किया गया उसमें ज्ञानवापी मस्जिद जो है, काशी विश्वनाथ को जब खड़ा किया गया तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसको हाथ भी नहीं लगाया गया, दोनों का गेट अलग कर दिया, सब कुछ अलग कर दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल हार्मनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई ताकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, कम से कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए। इसका असर, क्योंकि डिवाइडेड सोसाइटी हमेशा हारती है और इस टाइम पर दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। ऐसे में अगर हमारी सोसाइटी डिवाइडेड होगी और एक दूसरे को के ऊपर हम भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे और समस्याएं आ रही होंगी तो इसका खुला रिजल्ट होगा कि हम बर्बादी की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और ज़्यादा बर्बाद होंगे, समस्याओं को और ज़्यादा निमंत्रण देंगे। तो दोस्तों असलियत में प्रधानमंत्री की जो समस्याएं हैं उसको हमने देख लिया कि किस तरीके से उनकी क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कतें हैं और इस समय वो क्या सोच रहे होंगे या क्या सोच रही हैं। जिन मुसीबतों का सामना देश ने करना है, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप समझें कि देश के सामने समस्या क्या है। अपना ओपिनियन रखना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप सामने देश की समस्याओं को उस लीडर की तरह नहीं समझेंगे जो लीडर इस समय पर आप और आपकी और हमारी जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ है, तब तक हम उनको कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। ये मुसीबत के समय में इसी लीडर को कॉपरेट करने के अलावा हमारे पास कोई खासा ऑप्शन नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।